साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट की परीक्षा होने वाली है, मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो कि अगस्त 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह यूथ जो पब्लिकेशन है उनके द्वारा जो एक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उसी में से हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखेंगे और पूरे व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था या चलाया था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है शेरशाह। तो देखिए, शेरशाह के समय में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए गए थे, शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शेरशाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहासकार पूछ रहा है, तो उतवी था। कौन था? उतवी था। तो देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी आदि विद्वान थे, परंतु उतवी जो था ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये जो है आपका कावेरी के तट पर, कावेरी बंदरगाह के तट पर अवस्थित था। और प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित किया था। अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय मतलब ज्ञान की प्राप्त हुई थी? तो इनको ऋजुपालिका जो नदी है इसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित था? तो राग का टीला सगन कल्लू, जो ये नवपाषाणिक स्थल रहा, इससे संबंधित है। तो ये सगन कल्लू है, कहाँ पे सगन कल्लू? तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में यह स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी से मानव कब्र और कोल्डिवा से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। आगे चलते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है केंद्रीय परिषद में बढ़ा करके कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। और इसके अलावा जो अतिरिक्त सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्यों में 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने थे। और ये जो है भारतीय जो गैर सरकारी थे, ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों व विशिष्ट हितों के आधार पर नियुक्त किए गए थे। विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्वपूर्ण था, यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। निर्वाचित सदस्यों हेतु मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। ठीक है, तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस जो नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इसी के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता। अगला है, होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब स्थापित हुई? 1905 में स्थापित हुई थी। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो जो बनारस में आपका अधिवेशन होता है 1905 में बनारस में जो अधिवेशन होता है, किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। यहीं पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो यहाँ ऑप्शन आप देखिए, तो यह कारनामा किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये इसका कार्यकाल रहता है। इसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ठीक है, इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था। आगे चलते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से, चीन की जो नदी है यांगत्से, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, परंतु विश्व स्तर पर देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे नील है, दूसरे पे अमेजन है और तीसरे पे ये है। अगला है, बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। अगला है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से होते हैं? तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के मध्य पूर्व, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर भारत तक आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में
वर्षा करते हैं, जिनसे रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। मतलब गेहूं वाली जो खेती होती है उसमें ये लाभदायक होते हैं। आगे चलते हैं, भारत अवस्थित है, तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य में। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, तो ये है आपका 31%, 31% है। आगे चलते हैं, साख पत्र दिया जाता है, किसको दिया जाता है, यह इसको जो है आयातकर्ता को दिया जाता है। देखिए साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, यह आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कानपुर में है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा 1978 में। और यह योजना प्रारंभ मतलब बनाई किसने थी, तो गुन्नार मिडल द्वारा, जिसे रोलिंग प्लान या चल योजना के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, तो M3 को। तो M3 क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है बजट के पहले। अगला है, घटना में भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें जो है, देखिए सबसे पहले जो है इसके लिए स्थानीय स्वशासन के लिए बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, ठीक है, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी। इसके बाद जो ये ऑप्शन है, इसमें दिसंबर 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो तीसरा वाला जो है आपका पहले आ जाएगा, अशोक मेहता समिति 1977। इसने सिफारिश की कि पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका 1985 में GKV राव समिति, चौथा ये आता है, इसका गठन होता है। फिर 1986 में LM सिंघवी समिति आती है। फिर आपका 1988 में थुंगन समिति का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ पे, लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों जगह पे लाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शून्यकाल जो है संसदीय प्रक्रिया के नवाचार, ये जो नवाचार है ये भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। इसमें इसका जो समय होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। और इसमें क्या होता है कि संसद सदस्य जो होते हैं बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। और भारतीय संविधान प्रक्रिया में याद रखिए कि शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, तो सी ऑप्शन संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो जो नागरिकता का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में उपबंध है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में नागरिकता एकल नागरिकता, उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता है। परंतु यदि अमेरिका में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक राष्ट्र की। आगे चलते हैं, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके कुछ प्रमुख समितियों के नाम देख लेते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, जैसे नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जो समिति थी या समझौता समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू, प्रारूपण या प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सलाहकार समिति थी इसकी 2 उप समितियां थी, पहली थी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यहाँ ध्यान रखिए कि सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर दाब होता है, यदि इसमें जो उच्च दाब होता है जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, उच्च दाब को सिस्टोलिक कहते हैं, ये कितना होना चाहिए, 110 से 130 मिलीमीटर मरकरी जो पैरामीटर होता है उस पर होना चाहिए, ठीक है। वहीं जो निम्न दाब होना चाहिए, जो नॉर्मल होता है, वो इसको डायस्टोलिक कहते हैं इंग्लिश में, ये 70 से 80 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए और रुधिर दाब को स्फिग्नोमीटर से नापा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
27 को देख लेते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क के द्वारा दिया गया है। जबकि डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और वहीं कैरोलस लिनियम ने जो लीनियस थे, इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था और इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो ये हैं सेलुलोज हैं। कौन से हैं? सेलुलोज हैं। यह जो है एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका सूत्र कितना होता है? C6H10 होता है, O5 का होल N हो जाता है, ठीक है। यह एक पॉलीसेकेराइड है और यह सेलुलोज है एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसके अलावा यह जो वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियों की कोशिका भित्तियों का यह मुख्य अवयव होता है। कपास हो गया, रुई हो गया, लकड़ी है, ये सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं, जबकि कपास जो है लगभग शुद्ध सेलुलोज माना जाता है। आगे चलते हैं। फोटोवोल्टिक से संबंधित है सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है, यूनिट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं केवल उत्तर बताता चलता हूँ कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस बदल जाते हैं, अंकों को गुणन पर 8 है संख्या ज्ञात करें। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर कितना है? डी 24 है। आगे चलते हैं। ये आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका जो सही उत्तर है मैं उस पर टिक लगाता जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाद में और देखिएगा आपका उत्तर सही है या नहीं। 32 का जो है, 32 का आपका बी हो जाएगा 1,01,000। दूसरा 33 है 10,201 का वर्गमूल कितना होगा? 10,201 का वर्गमूल जो है आपका 101 होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें औसत बताना है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर कितना है? 139/192, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 × 10⁶ के बराबर है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला है बहुत दिनों बाद दिखना। अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा? ईद का चांद होना। इसका क्या होगा? आपका ईद का चांद होना होगा, ठीक है। और कोसों दूर होना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होना का जो अर्थ होता है, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब तब होना मतलब मरने के करीब होना होता है। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, कौन सा है? तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये सही है। अगला है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए, अनिल मतलब वायु होता है, अनल मतलब अग्नि होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है पानी पक्षी दाना चुग रहा है। इसमें पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, अंडज है, खग है, नवचर, परंतु पंकज नहीं, पंकज कमल का होता है। आगे चलिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। तो देखिए, पैराग्राफ एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। आर्कोलॉजिस्ट हैव डग अप artifact and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawing on walls, skeletons and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. Who was that man? He was the great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, something he looked a little bit like an ape. He was a hairy, spicy man with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw, मतलब जबड़ा, was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart tough meat of wild animal like elephant and boars. That man lived in thick forest more than the desert. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as a bird and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees.
दैट मैन कुड नॉट रीड, राइट और इवन स्पीक वर्ड्स लाइक बी टू टूडे ही मेड साउंड्स टू वार्म अदर मैन of danger and to communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. तो ये आपने पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन है which of the items listed below was not food for the प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब कि नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा भोजन प्रागैतिहासिक मानव के लिए नहीं था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका फॉसल, ठीक है। बाकी हैं तो इसका उत्तर आप देखेंगे जो तीसरा पैराग्राफ है, ये जो पैसेज इसमें जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ही एट वॉट एवर लीव्स प्लांट्स एंड फ्रूट्स ही कुड फाइंड इन द फॉरेस्ट, ही एट द एग्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ दैट हैज एन एरर। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश होना चाहिए। आगे चलते हैं, डॉग इज फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अगला है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ए, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये है यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्शन क्या दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में है। द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर, तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। तो पैसिव वॉइस का जो होगा वो होगा द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, रविवार था। आगे है, यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है। इसमें क्या करना है, जैसे पहले को दूसरे से, जैसे कि 6-4 लिखा है तो आप इसको 7-6 लिखिए, फिर आप 4-8 है तो इसको 8-4 लिखिए, 5-8 है तो इसको 8-5 लिखिए, 8-4 है तो इसको 4-8 लिखिए। इस तरीके से आपको उसको चेंज करना है। फिर बताना है कि यहाँ पे कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं और दाएं साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित है। तो ऐसा करके आप जब देखेंगे तो इसमें से एक भी 8 ऐसा नहीं मिलेगा, तो मतलब 0 हो, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे देखिए कथन में संबंध दिखाया गया है और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए पहले आप कथन को देखिए और फिर उसके निष्कर्ष को देखिए। अब हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आप 48 का देखेंगे तो पहला वाला जो है G इज लेस देन या आर इक्वल टू ई, ये केवल सही है, परंतु जो दूसरा वाला है ये सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 जो है ये अनुसरण करता है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। आगे चलते हैं, कथन दिया गया है कि NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। अब कार्रवाई के निर्देश क्या हैं, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसमें से आपके हिसाब से कौन सा कार्रवाई जो है वो सही है। तो आप इसमें देखिए पहला और दूसरा दोनों, मतलब दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं वो दोनों ही सशक्त हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका ए हो जाएगा। एक सेकेंड। तो इस प्रकार से 49 का आप देखेंगे, 49 का ए जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको विश्लेषण कर लें तो जो पहली कार्रवाई है वो तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है, क्योंकि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। सिर्फ आलोचना करने से कॉलेज में सुधार नहीं होगा, इस प्रकार कार्रवाई एक सही है। दूसरी कार्रवाई की बात करें तो कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए, यह कार्रवाई भी सही है। तो दोनों ही कार्रवाइयाँ सही हैं। अगला है, यदि किसी कोड भाषा में एक्सटेंड को इस प्रकार से लिखा जाता है तो टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये जो आपका टॉलरेंस है इसको कोड में कैसे लिखेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सही उत्तर है ये आपका सी वाला जो है ये सही आ जाएगा। मधुशाला किनकी कृति है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, तो इनका संबंध जो है तबला से है। किससे है, तबला से है। आगे चलते हैं, भूक्षरण
किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको जो है आप वन रोपण के द्वारा वन लगा करके रोक सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। माले की राजधानी, माले किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। आगे चलते हैं 57 नंबर, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला है करंट का क्वेश्चन, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो 3 कथन है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए जो दूसरा कथन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, वहीं से ये गलत हो जाता है कि ये दूसरी बैठक थी। तो आपका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला आप सही है। और इसमें क्या है, आपके जो विदेश मंत्री थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार से विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। तो आपका तीसरा वाला भी गलत हो गया, तो केवल एक सही है। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था 23-24 नवंबर 2020 को। सम्मेलन की सह मेजबानी जो है संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की सरकार और फिनलैंड की सरकार ने की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला है, देश के ऐतिहासिक भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो देखिए, पहला इसमें विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। तो देखिए पहला वाला तो गलत है आपका, क्योंकि इसकी स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था और प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के संदर्भ में। और 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस की 49वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित रही है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित रही है। कहाँ से? तमिलनाडु से। अगला है, हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक भारत जो है शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। तो जिबूती आचार संहिता को पश्चिमी हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में समुद्री चोरी और सशस्त्र डकैती को रोकने से संबंधित एक आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। यह 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। आगे चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी, 2 तरह से मिलती है, एक संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में। तो संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए आपका सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को चुना गया है। जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। आगे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? तो आत्मनिर्भरता को। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कौन सा? 338 का है या 338A है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किससे किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। अगला है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उस पर प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। तो सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर आगे एक सेकंड पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक ने सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की खुड़ी पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब इस पर प्रश्न देखना है। बच्चे की कमीज का हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। अगला है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? बच्चे की जिंदगी का सवाल था। अगला है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? शाबाशी देने का भाव।
लोगों की जान बचाने के कार्य बच्चे किस गुण को प्रकट करता है? तो उसके त्याग के गुण को प्रकट करता है। ठीक है, उसके त्याग के, सॉरी त्याग नहीं, उसके परहित के गुण को प्रकट करता है। यहाँ गलत हो गया, परहित के गुण को प्रकट करता है। अगला है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने घड़ी देखी। बी। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। यहाँ पे भी एक गद्यांश है। तो भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक बहुत कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विश्व चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वदा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ खेलों को राष्ट्र सम्मान है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका उपयुक्त शीर्षक है खेलों का गिरता स्तर। अगला है, खेलों के गिरते स्तर के कारण कौन सा नहीं है? तो देखिए, दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघ गुटबाजी है, उस सुविधाओं का अभाव, परंतु खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसका? आपसी गुटबाजी का। अगला है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से क्या नहीं है? तो खेल नहीं है। अब यहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन देखने हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई। इस ग्राफ को आप देखिए एक बार रोक करके, और इस पर आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो मैं केवल उसका उत्तर बताता जाऊँगा, इसको आप अपने से सॉल्व करिए। वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर जो है ये कितनी थी, कि दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर है आपका 36%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? तो विश्व में थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, और कितनी थी? 1.4% थी। अगला है, विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों की मुद्रास्फीति की दर लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई? तो ये बढ़ोतरी हुई 126%। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 1975 से 1987 के तीसरी दुनिया अमेरिका और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो अनुपात रहा है वो है आपका 293:362, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला ग्राफ देखिए, ये किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप ग्राफ को एक बार आप आराम से देखिए और इस पर आधारित प्रश्नों को आप यहाँ पे सॉल्व करिए। विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई? तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है 11 होल 1/9, 11 सही 1/9। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जलपान पर राशि का कितना खर्च हुआ? तो जलपान पर जो है राशि का आपका 2/27 भाग खर्च हुआ। अगला है, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना रहा? तो कंपनी का कुल मासिक व्यय जो है 135 लाख रहा है। कितना? 135 लाख रहा है। आगे चलते हैं, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना रहा है? तो 1:4, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यातायात पर राशि का कितना खर्च हुआ? तो यातायात पर राशि का जो है 4/27 भाग खर्च हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, फिर से यहाँ पर अगला क्वेश्चन मतलब बनाया गया है, यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इस आप में तालिका को देखिए और इस पर आधारित प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। मैं केवल आपको उत्तर बताता चलूंगा। निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? तो बी, जो आपके बी स्कूल के छात्र हैं इनका। आगे चलते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना है या क्या है? तो 92 का जो सही उत्तर है आपका वो है 13.235% आएगा। तो ये राउंड ऑफ करके 13.2% हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या रहा है? तो इनका अनुपात जो है 18:7 रहा है, बी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। अगला है, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख या पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड अर्थात सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या बताना क्या होगा। तो ये आपका जो होगा 94 का दो आपका हो जाएगा 78.72 आएगा और ये 79 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 2016 में कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो इनका जो अनुपात है वो 44:37 है। तो बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से एक तालिका है, नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। अब ये आप तालिका देख लीजिए, इस पे जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व करिए, उत्तर मैं बताऊंगा आपको। 96 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो ये 26.49%, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई। तो ये होती है लगभग 1% की। आप देखेंगे निकालेंगे तो 0.98 आएगा, राउंड ऑफ करके 1% हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है, 10.4%। अगला है, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या कितनी रही है। तो इनकी शिक्षित औसत संख्या कितनी रही है, 1105.5। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो ये कमी हुई जो हुई है वो 9.42%, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखे, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।